हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एजुकेशन कवरेज। लास्ट वीडियो में हमने बेसिक्स ऑफ टेंसेस देखे थे। आज की क्लास में, आज की वीडियो में हम टेंसेस से शुरुआत करने वाले हैं। सो टेंसेस होते क्या है? जब हमारी वर्ब यानी कि जो हमारा एक्शन हो रहा है उसका टाइम बताया जाए तो हम टेंसेस के चैप्टर का यूज करेंगे। टेंसेस क्या होते हैं? जब वर्ब का टाइम बताया जा रहा हो सेंटेंस के अंदर तो हम टेंसेस का यूज करते हैं। सो टेंसेस पे आते हैं। टेंसेस कितने टाइप के टेंसेस होते हैं? टेंसेस जो होते हैं वो 3 तरह के टेंसेस होते हैं, जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट वन इज प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। 3 तरह के हमारे टेंसेस होते हैं। सो अब ये 3 तरह के तो टेंसेस हो गए, इनके सब टाइप्स भी होते हैं। सब टाइप्स में क्या क्या आते हैं? सब टाइप्स में आते हैं, पहला जो आता है वो आता है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट या फिर हम बोल सकते हैं सिंपल। सेकेंड कॉन्टिन्यूअस एंड थर्ड वन इज परफेक्ट। फोर्थ इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फोर्थ वन इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, सो ये 4 तरह के इनके सब टाइप्स होते हैं। तो प्रेजेंट की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो प्रेजेंट में कौन से टाइप्स हो गए? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस। ऐसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिमिलरली पास्ट के लिए अगर हम बोले तो क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट या फिर सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिमिलरली अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर के लिए भी यही हो जाएंगे, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हम वन बाय वन इनके साथ डील करते हैं। शुरू करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस से। आइए शुरू करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या है? जैसे कि नाम ही बता रहा है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है ये टेंस की। प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल क्या होता है, फॉर्मेट क्या होता है, जरा हम फॉर्मेट के बारे में जान लेते हैं। तो फॉर्मेट क्या होता है इसका? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम V1 का यूज करते हैं एंड देन प्लस में S या ES का यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मेट होता है। अब अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ही हम V1 के साथ S या ES का यूज करेंगे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो वर्ब्स होती हैं वो नेचुरल फॉर्म में कैसी होती है? प्लूरल होती हैं। जब हम उनके साथ S या ES का यूज करेंगे तभी वो वर्ब्स क्या होती हैं? सिंगुलर बनती हैं। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये बात कि अगर हम V1 के साथ S या ES का यूज करें तो वर्ब कैसी बन जाती है? सिंगुलर वर्ब बन जाती है, राइट? तो वर्ब्स सिंगुलर वर्ब बन जाती हैं। एंड नेचुरल फॉर्म में सिंपली V1 की बात करें तो क्या हो जाएंगी वो वर्ब्स? वो वर्ब्स प्लूरल होती हैं, प्लूरल इन फॉर्म होती हैं। ठीक है, सो हमने ये भी देखा था फॉर्मेट कि सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है वो सिंगुलर वर्ब लेता है। सो सिंगुलर वर्ब लेने के लिए तो V1 के साथ S या ES लगाना पड़ेगा। मीन्स अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम S या ES का यूज करेंगे, अदरवाइज हम S या ES का यूज नहीं करेंगे। सो ये वाला केस किसके साथ बनेगा? अगर हमारा सब्जेक्ट कैसा है? अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ही हम ये वाला फॉर्मेट यूज करेंगे। मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S या ES, एक फॉर्मेट ये हो गया। अगर हम दूसरे फॉर्मेट की बात करें, मीन्स अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर ना हो तो क्या करेंगे? तो केस कैसा बनता है कि हमारा सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। उसके साथ क्या करेंगे? हम सिंपली V1 का यूज करेंगे, S या ES का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओके, अब प्लूरल सब्जेक्ट्स में और क्या क्या है? जैसे कि प्लूरल सब्जेक्ट में हो गया दे, राम एंड श्याम। लाइकवाइज प्लूरल सब्जेक्ट्स हो गए ये सारे। जब भी एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है वहां पर हम प्लूरल सब्जेक्ट का, एक से ज्यादा चीजों की बात हो रही है वहां पर हम वहां प्लूरल सब्जेक्ट को बोलेंगे उसको। इसके अलावा मैंने लास्ट क्लास में बताया था आई जो है वो हमारा राजा बाबू है। सो आई क्या हो गया? आई भी प्लूरल हो गया। सो या तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, या फिर हम आई का यूज कर रहे हैं तो क्या होगा? हम सिंपली V1 का यूज करेंगे, V1 के साथ S या ES का यूज नहीं करेंगे। एक और टर्म है विच इज यू।
आई यू एंड प्लूरल सब्जेक्ट, जहां पर भी ये इनमें से कुछ भी होगा तो क्या होगा, हम वी1 का यूज करेंगे और वी1 के बाद हम एस या एस का यूज नहीं करेंगे। कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, जैसे कि अगर हम एग्जांपल पढ़ें तो क्या हो जाएगा, राम प्लेज फुटबॉल, राइट, राम प्लेज फुटबॉल। राम सिंगुलर है, एक ही इंसान की बात हो रही है, राम सिंगुलर है। प्ले, प्ले एक वर्ब है, मेन वर्ब है, एक्शन वर्ड है प्ले, तो प्ले क्या है, हमारी मेन वर्ब हो गई। अब प्ले के बाद मैंने एस लगा दिया, क्यों, क्योंकि मुझे इसको सिंगुलर बनाना है। भाई हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेगा ना, तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेगा तो वर्ब को सिंगुलर बनाना पड़ेगा, तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हमने एस का यूज किया एंड देन हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लिखेंगे राम प्लेज फुटबॉल। अगर मैं राम की जगह क्या लगा दूं, ही लगा दूं फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होगा, ही प्लेज फुटबॉल, फिर भी क्योंकि ही इज सिंगुलर। लेकिन अगर मैं ही ना लगाकर मैं राम की जगह दे यूज कर लूं, राम की जगह दे कैसा सब्जेक्ट है हमारा, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो अगर मैं दे यूज करती हूँ तो यहाँ पर प्लेज की जगह क्या हो जाएगा, दे प्ले फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब आने चाहिए, ऐसे यस हट जाएगा, सो ये आ जाएगा। अगर हम आई और यू से कुछ एग्जांपल्स लेना चाहें एग्जांपल के लिए, तो आई और यू से हम किस तरह से ले सकते हैं, एग्जांपल के लिए आई टीच यू इंग्लिश, आई टीच यू इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाती हूँ। तो इसमें क्या है, आई क्योंकि हम प्लूरल की तरह कंसिडर करते हैं तो हमारी वर्ब भी प्लूरल आ जाएगी, वर्ब प्लूरल आएगी तो इसके पास एस या एस का यूज नहीं होगा, तो आई टीच यू इंग्लिश। इसके बाद अगर हम यू की बात करें तो यू के लिए हम क्या बोलेंगे, यू के लिए अगर हम एग्जाम्पल लें तो क्या लेंगे, ठीक है, यू गो टू स्कूल डेली, यू गो टू स्कूल डेली। ओके, सो यू के साथ मैंने गो यूज किया, गोज का यूज नहीं किया, क्योंकि यू को भी हम यहाँ पर किसमें रखने हैं, प्लूरल की कैटेगरी में रखते हैं, तो यू गो टू स्कूल डेली। सो इस तरह से हम सिंपल प्रेजेंट टेंस लिख सकते हैं। अगर हमारे सब्जेक्ट सिंगुलर हैं तो हम उनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। कैसे बनेगी सिंगुलर वर्ब, जब हम नॉर्मल वर्ब के साथ, मेन वर्ब के साथ एस या एस अगर हम ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, वो सिंगुलर वर्ब बन जाएगी। एंड सिमिलरली जब अगर हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, मीन्स हम एस या एस जो लगा हुआ था वो हम हटा देंगे। तो ये भी जो भी हमने सेंटेंसेस यहाँ पर देखे सारे के सारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस है। हमने पहले की वीडियोस में ऑलरेडी देखा हुआ था कि सेंटेंसेस कितने तरह के होते हैं, असर्टिव होते हैं, असर्टिव में क्या आता है, अफर्मेटिव आता है, नेगेटिव सेंटेंसेस आते हैं, देन इंटेरोगेटिव आता है। तो अभी हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें क्या है, ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। तो एक ऐसे सेंटेंसेस हो गए, सारे के सारे सेंटेंसेस असर्टिव सेंटेंसेस हो गए। असर्टिव के अंदर कौन सी कैटेगरी, असर्टिव के अंदर अफर्मेटिव कैटेगरी के सेंटेंसेस हैं ये। ठीक है, तो हम हर टाइप ऑफ सेंटेंसेस भी यहाँ पर साथ में डील करते चलेंगे। तो ये कौन से हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। लेकिन अगर इन्हीं अफर्मेटिव सेंटेंसेस को मुझे नेगेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे, चलो अब हम चलते हैं नेगेटिव पे। नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस अगर हमें लिखना है तो हम किस तरह से लिखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए हमें सबसे पहले एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए जो हेल्पिंग वर्ब जो यूज होती है वो हेल्पिंग वर्ब होती है डू या फिर डज। इसकी दो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, डू एंड डज। ठीक है, ये दो हेल्पिंग वर्ब हो गई, डू एंड डज। अब इनका यूज कैसे करेंगे, भाई दो हेल्पिंग वर्ब है तो दोनों को हर जगह पे तो यूज कर नहीं सकते। अगर हर जगह पर हमें सेम ही हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है तो दो क्यों देते, एक ही दे देते, है ना। तो क्या है, दो हेल्पिंग वर्ब है तो उनका यूज भी डिफरेंट होता है। चलो अब देखते हैं उनका यूज कैसे डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए हम कोई सेंटेंसेस लेते हैं। अच्छा, अगर हेल्पिंग वर्ब आ गई है तो रूल क्या होगा, फॉर्मेट क्या होगा हमारे सेंटेंस सेट के, चलो वो देख लेते हैं पहले। रूल के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, डू या फिर डज, डू या फिर डज। तो हम क्या करते हैं, इनको सेपरेटली डील करते हैं। हेल्पिंग वर्ब में हम
डू या डज को हम सेपरेटली डील करते हैं। तो जरा देखो यहाँ पर अभी हम सिंपली हेल्पिंग वर्ब ही लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज किया, उसके बाद हमारी मेन वर्ब आएगी। मेन वर्ब के बाद हमारा SEIS भी आ सकता है, SEIS एंड देन फुल स्टॉप। आगे हमारा ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। सो मेन फॉर्मेट हमारा ये हो गया, ठीक है। अब अगर हमारी हेल्पिंग वर्ब, अब डू और डज कैसे यूज करेंगे वो भी देखना है हमें। देखो डू एक हेल्पिंग वर्ब है, डू एक हेल्पिंग वर्ब है, तो डू बेस फॉर्म में प्लूरल है। अब क्या किया, मुझे बनाना है इसको सिंगुलर, मैंने लगा दिया ES। SEIS लगाते हैं तो सिंगुलर वर्ब बनती है, मैंने लगा दिया ES, तो डज क्या बन गया, सिंगुलर। मतलब जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम क्या यूज करेंगे, हम डू का यूज करेंगे। वहीं जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो क्या करेंगे, हम डज का यूज करेंगे। मतलब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेंगे ना हम, तो हमने डज का यूज किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब भाई हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, हमने डू का यूज किया, तो भाई प्लूरल सब्जेक्ट के साथ तो SEIS आता ही नहीं है, SEIS आता ही नहीं है, तो सिंपली हम V1 का यूज करेंगे। लेकिन जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम V1 के साथ SEIS लगाते थे। लेकिन अब देखो जरा, हमने ऑलरेडी डू के साथ ES लगाकर हमने उसको सिंगुलर बना दिया है। तो और ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की हेल्प करती है, राइट। तो ऑलरेडी जब ये सिंगुलर है तो हमें इसी से पता चल जाएगा कि हमारी जो मेन वर्ब होने वाली है वो भी सिंगुलर होगी। तो हमें वर्ब के साथ यहाँ पर S या ES लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है, ओके। प्लूरल वर्ब है तो प्लूरल के साथ तो वैसे भी SEIS नहीं आता है सिंपल प्रेजेंट में, और हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी डू। लेकिन जब सिंगुलर करेंगे तो हमने डू के साथ ही ES का यूज करके उसको सिंगुलर बना दिया है। तो अब हम V1 के साथ SEIS हम नहीं लगाएंगे और सिंपली हम इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे। जरा कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। अच्छा ठीक है, एक और बात, हम नेगेटिव सेंटेंसेस कर रहे थे, तो नेगेटिव सेंटेंसेस में अभी हमने नोट तो लगाया ही नहीं कहीं पर भी। होता क्या है, जब भी हमें सेंटेंस को नेगेटिव बनाना होता है, तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ हम नॉट का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हम नॉट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम नॉट का यूज करेंगे एंड डज के बाद भी हम क्या करेंगे, नॉट का यूज करेंगे, ओके। लाओ मैं इसको क्लियरली लिख देती हूँ। डू नॉट प्लस V1, यहां पर क्या आएगा, डज नॉट प्लस V1। एक्चुअली होता क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिर्फ नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में ही हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। सो ये हमने यूज किया डज एंड नॉट लगाया, क्योंकि हमने जब अफर्मेटिव सेंटेंसेस करे थे तो उनके अंदर हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया था। हेल्पिंग वर्ब का यूज सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में ही होता है। सो प्लूरल अगर सब्जेक्ट है हमारा तो डू के साथ नॉट आएगा प्लस V1 के साथ SEIS कुछ नहीं आएगा, क्योंकि प्लूरल वर्ब चाहिए। लेकिन यहाँ पर सिंगुलर डज नॉट एंड V1 के साथ SEIS नहीं आएगा, ओके। एंड में तो फुल स्टॉप आना ही है ना, तो फुल स्टॉप करेंगे। एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल सेम ही ले लेते हैं। राम, अब जरा देखिए, राम सिंगुलर है, हमने देखा था राम प्लेस फुटबॉल। अब राम क्योंकि सिंगुलर है तो कैसी वर्ब आनी, हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए। सो राम डज नॉट प्ले फुटबॉल, राम डज नॉट प्ले फुटबॉल। राम के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाया, नेगेटिव लगाया, लेकिन प्ले के साथ SEIS का यूज नहीं किया, क्योंकि हम ऑलरेडी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज कर चुके हैं, तो हम मेन वर्ब को सिंगुलर बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड फुटबॉल बाद में हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। राम डज नॉट प्ले फुटबॉल, इस तरह से हम लिख सकते हैं। दूसरा हम सेंटेंस बनाए, सो हमने दूसरा सेंटेंस बनाया था दे से, तो लेट्स स्टार्ट विद दे ओनली। दे, अब दे क्योंकि प्लूरल है तो प्लूरल के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, डू। दे डू नॉट प्ले फुटबॉल, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल, हम इस तरह से बोल सकते हैं, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल। अब दे प्लूरल है तो डू प्लूरल लिया
और वर्ब तो वैसे भी प्लूरल ही आती थी, तो प्लूरल ही रहेगी इन फुटबॉल। ओके, सो दे डू नॉट प्ले फुटबॉल। और हमने सेंटेंसेस किए थे एग्जाम्पल के लिए, आई टीच यू इंग्लिश, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई को क्योंकि हम प्लूरल लेते हैं तो यहाँ पर क्या डू का यूज होगा हमारा। सो आई डू नॉट टीच यू इंग्लिश, आई डू नॉट टीच यू इंग्लिश। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस बनाते हैं। यू के लिए अगर ले तो क्या था, यू, यू भी क्या है हमारा प्लूरल है, तो यू के साथ भी प्लूरल आएगा। यू डू go to, sorry, we are using making negative sentences, so it will be you do not go to school daily। इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंसेस का यूज करते हैं। अब इन्हीं नेगेटिव सेंटेंसेस तो हमने लिए, लेकिन इन्हीं से अगर हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो हम कैसे बनेंगे। चलो हम इंटेरोगेशन पे पहुंचते हैं। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, हमें हेल्पिंग वर्ब जो चाहिए होती है वो फ्रंट में चाहिए होती है। हमें क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब जहां पर लगी है उसको हम उठाकर आगे ले आते हैं। जब हम हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे तो हमारा सेंटेंस कैसा बन जाएगा, इंटेरोगेटिव बन जाएगा। चलो हम बनाकर देखते हैं कैसे बनेगा। तो शुरू करते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का रूल क्या है, हमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखनी होती है। सब्जेक्ट के आगे हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी होती है। सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज किया, देन हमने सब्जेक्ट यूज किया, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब आ गई, डू डज तो यहाँ आ जाएगा, सब्जेक्ट आ गया। अब क्या आएगा, हमारी मेन वर्ब। अब मेन वर्ब के बाद क्या आता है हमारा, एस या ईएस का हम यूज करते हैं, और एंड में हम क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मेट होता है। अब वही सेम रूल है, सेम चीजें हैं बिल्कुल। हमारा जो सब्जेक्ट, ये डू किसके साथ यूज होता है, डू यूज होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। कहाँ यूज होता है, जब प्लूरल सब्जेक्ट हमारा होगा तो हम क्या करेंगे, हम डू का यूज करेंगे। वहीं डज कहाँ यूज होता है, डज हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं हम। ओके, सो वही सेम रूल है हमारा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम क्या डज का यूज करेंगे, सॉरी, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम डज का यूज करेंगे एंड देन गिवन, इस तरह से चलेंगे। एस नहीं लगेगा फिर। लेकिन अगर हम डू लगाएंगे तो क्या होगा, फिर हमारा एस वैसे भी नहीं। तो क्या एस लग पाएगा कहीं पर, हम इंटेरोगेटिव के अंदर क्या हम एस कहीं लगाएंगे भाई। जब हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, तो एस वैसे भी नहीं लगना। लेकिन जब सिंगुलर लग रही है तो हमने डज के साथ लगाया तो हम वैसे भी नहीं लगेंगे। तो हम क्या करेंगे इन केसेस में, हम एस को हटा सकते हैं, नॉट नीडेड, राइट, रूल से हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल के लिए सेम एग्जांपल लेते हैं। क्या थे एग्जांपल्स, राम प्लेज फुटबॉल। चलो उसी को बनाते हैं। मैंने बनाया था राम डू नॉट प्ले फुटबॉल। अब हमें क्या करना है, हमें राम, हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमें पता है सब्जेक्ट क्या है हमारा, राम सिंगुलर है, राइट। राम क्योंकि सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी, तो क्या आएगा, डज राम। अब प्ले के साथ एस नहीं लगेगा, सो डज राम प्ले फुटबॉल, डज राम प्ले फुटबॉल, एंड में क्वेश्चन मार्क, राइट। अब दे हमने सेकंड सेंटेंस में जब हमने यूज किया तो हमने दे का यूज किया था। दे क्योंकि प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल, तो क्या आएगी, डू दे प्ले फुटबॉल। सो हम इस तरह से यूज करेंगे। आई टीच यू इंग्लिश, सो आई क्या है, हम प्लूरल कंसिडर करते हैं राजा बाबू। आई प्लूरल कंसिडर करते हैं तो प्लूरल के साथ कैसे वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। सो डू आई टीच यू इंग्लिश, डू आई टीच यू इंग्लिश, राइट। अब यू के साथ भी क्योंकि यू प्लूरल है तो डू यू गो टू स्कूल डेली। सो इस तरह से हम क्या करते हैं, हम
इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का हम यूज करते हैं। इस तरह से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाए, हमें कुछ नहीं करना होता है, हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को उठाकर आगे लेकर आना होता है। क्योंकि ये इंटेरोनेगेटिव नहीं है तो हमें नोट को भी हटाना पड़ेगा जहां जहां पर हमने नोट यूज किया था। हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे, हम नोट को रिमूव कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। अब नेक्स्ट टाइप पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट टाइप कौन सा है हमारा? इंटेरोनेगेटिव। हम वो भी सीखेंगे, तो शुरू करते हैं। तो अब हम देखते हैं इंटेरोनेगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोनेगेटिव में क्या होता है? सबसे पहली बात, क्योंकि इंटेरोगेटिव तो है, इसके अंदर प्लस नेगेटिव भी यूज होना है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का रूल हम अच्छे से जानते हैं कि हमारी हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो फ्रंट में आती है। तो सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, उसके बाद हमने सब्जेक्ट का यूज करना है। सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज किया, उसके बाद हमने सब्जेक्ट का यूज किया, देन हम नोट का यूज करेंगे, फिर हम वर्ब, एंड देन क्योंकि ये इंटेरोनेगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क तो आएगा ही ना। चलो अब जरा एक बार बनाकर देखते हैं। सेंटेंस था, हम एक बार अफर्मेटिव सेंटेंस से शुरू करते हैं। सेंटेंस था राम प्लेज फुटबॉल। राम प्लेज फुटबॉल, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस था। इससे हमने क्या बनाया? नेगेटिव बनाया। चलो बनाते हैं। राम सिंगुलर है तो कैसी वर्ब आएगी? हेल्पिंग वर्ब आएगी सिंगुलर। सो राम डज नॉट प्ले फुटबॉल। ये हमारा कैसा बन गया? नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अब हमें इंटेरोनेगेटिव बनाना है। क्या बताया था मैंने? जो भी हमारा सेंटेंस है वहां से हमें हेल्पिंग वर्ब को उठाकर फ्रंट में ले आना है। सो इसी से हम हेल्पिंग वर्ब को आगे ले जाते हैं, इससे, क्योंकि इंटेरोनेगेटिव है, नेगेटिव हमारा बेस फॉर्म है, हमें उसका इंटेरोगेटिव बनाना है। तो नेगेटिव तो ये सेंटेंस है ही, हमें हेल्पिंग वर्ब को पिक करना है और फ्रंट पे ले आना है। सो कैसे बनेगा? डज राम not play football? तो इस तरह से हम इंटेरोनेगेटिव बनाते हैं। और सिंपली इंटेरोगेटिव बनाना होगा तो क्या करेंगे? हम नोट को रिमूव कर देंगे। हमने हेल्पिंग वर्ब को फ्रंट में लाना है, नोट को हटा देंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे? नोट को हम वहीं पर रहने देंगे। अगर हमें इंटेरोनेगेटिव बनाना है, नोट को वहीं पर रहने दिया, हमें कुछ नहीं छेड़ना, पूरे सेंटेंस में कुछ भी टच भी नहीं करना, कुछ भी नहीं, बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम लिखना है, सिवाय एक चीज से कि हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमें सब्जेक्ट से पहले लेकर आनी है इंटेरोगेटिव बनाने के लिए। सो क्योंकि इंटेरोनेगेटिव है तो हमें नोट नहीं हटाना। अगर सिंपल इंटेरोगेटिव होता तो हम क्या करते हैं? हमें नोट को रिमूव करना पड़ता। ओके, सो डज राम नॉट प्ले फुटबॉल। इस तरह से हम इंटेरोनेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, हमने ऑलमोस्ट हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस खत्म कर लिया। कैसे रूल्स हैं, कैसे यूज होते हैं, कैसे सेंटेंसेस बनाते हैं, हम वो सारी चीजें हम देख चुके हैं। अब मेन प्रॉब्लम कहाँ है भाई? इस टेंस को यूज कहाँ करें? बनाना आ गया, सेंटेंसेस लिख सकते हैं, हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगर कहीं पर कोई गलती की है, लाइक सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन सही नहीं है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है, तो हम करेक्ट भी कर सकते हैं, हम एरर भी फाइंड कर सकते हैं। बट द क्वेश्चन राइजेस हियर इज कि हम इस पर्टिकुलर टेंस का यूज कहाँ कहाँ करेंगे? आज के टाइम में करेंगे, प्रेजेंट में करेंगे, दैट इज वेल एंड गुड, बट इसके अलावा हम आज में, प्रेजेंट में कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? चलो तो अब हम शुरू करते हैं, इनके यूजेस के बारे में बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ कहाँ यूज होता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करने के लिए बहुत सारे फील्ड्स होते हैं, बहुत सारी जगह होती है। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले कोई भी चीज जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब अगर हम वही बात इंडिया में रहकर बोले तो भी सच है, अमेरिका में जाकर बोले तो भी सच है, अगर हम ऑस्ट्रेलिया में जाकर बोले तो भी सच है। ठीक है, तो मतलब हर जगह पर जो बात सच है, सही है, तो वो होता है यूनिवर्सल ट्रूथ। तो जहां पर भी यूनिवर्सल ट्रूथ की बात आती है तो वो क्या है हमारा? वहां पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो द सन राइजेस इन द ईस्ट। सन राइजेस इन द ईस्ट, सन हमेशा ईस्ट से ही राइज होता है। ओके, तो सन राइजेस इन द ईस्ट किसका एग्जाम्पल हो गया? हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ का एग्जाम्पल। हैबिट की बात करें तो कोई भी हैबिट होती है, हमें आदत होती है ना, हमें आदत होती है कि मुझे डेली 1 आवर पेंटिंग करनी ही करनी है, मेरी हैबिट है। या फिर उठते ही मुझे ब्रश करनी है, हैबिट है। मुझे स्कूल जाना एक रूटीन एक्शन है, हैबिट नहीं है। ठीक है, हैबिट, क्योंकि अगर स्कूल जाना रूटीन एक्शन है, हमें हर हफ्ते हर डे जाना होता है एक्सेप्ट संडेज एंड हॉलीडेज। सो दैट हैबिट इज समथिंग जिसकी हमें आदत है, हम अपनी चॉइस से करते हैं। रूटीन एक्शन इज समथिंग
विच इज टू बी डन, जो करना चाहिए, जो होता है, ठीक है, तो वो रूटीन एक्शन होता है। तो इन सब में क्या यूज करेंगे हम, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। अब अगर हम बात करें प्रोवर्ब की, तो प्रोवर्ब क्या होती हैं? प्रोवर्ब्स होती हैं कुछ कहावतें, लोकोक्तियां जो जनरली यूज की जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए, बैगर्स आर नॉट चूजर्स, बैगर्स आर नॉट चूजर्स एक प्रोवर्ब है, तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ये भी क्या है, कहावत है। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। ये सब कहावतें हैं। तो जो भी कहावतें हैं, जो भी प्रोवर्ब्स होती हैं, वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखी जाती हैं। न्यूज़पेपर की हेडलाइंस, कोई भी न्यूज़पेपर उठाकर देख लेना, कभी भी जो हेडलाइंस जो होती हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द हेडलाइंस के नीचे वाला पार्ट, मेन पार्ट, बॉडी की बात नहीं कर रही हूं मैं बात कर रही हूँ हेडलाइन की। तो जो हेडलाइंस होती हैं न्यूज़पेपर की, वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखी जाती हैं। इसके अलावा प्लान्ड फ्यूचर एक्शन, प्लान्ड फ्यूचर एक्शन की जैसे कि हम बात करें, तो अगर मेरा प्लान्ड फ्यूचर एक्शन बात करूं, मान लीजिए मुझे कल मार्केट जाना है, सो ये प्लान्ड फ्यूचर एक्शन, मैंने आज प्लान कर लिया मुझे कल जाना है, बट बाई चांस कुछ ऐसा हुआ कि मैं कल नहीं जा पाई, तो क्या ये प्लान्ड फ्यूचर एक्शन हुआ? नहीं हो पाया। एक्चुअल में होता क्या है, प्लान्ड फ्यूचर एक्शन वहां अप्लाई होता है जहां पर 99% चांसेस होता है कि हाँ वो एक्शन होगा ही होगा, वहां पर हम प्लान्ड फ्यूचर एक्शंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर को कहीं पर विजिट करना है, किसी कंट्री में विजिट करना, मान लीजिए अफ्रीका जाना है उन्हें, ठीक है, या फिर कनाडा जाना है उन्हें, तो जब उन्हें जाना है उनकी विजिट, एक्चुअली होता क्या है, प्राइम मिनिस्टर का रूटीन बहुत बिजी होता है, ये पहले से, बहुत पहले से, अराउंड 4 to 5 मंथ्स पहले से ही प्लानिंग होती है कि कहाँ कहाँ अगले कमिंग 6 मंथ्स में वो कहाँ कहाँ जाने वाले, उन्हें क्या क्या करना है, तो ये पहले से ही प्लानिंग्स होती हैं। तो इतना पहले से जो चीज प्लान्ड होगी, क्या वो डिले हो सकती है? और वैसे भी पीएम की बात है, वो आप खुद सोचो, पूरी कंट्री को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो उनका जो प्लान्ड एक्शन होगा तो वो तो होगा ही ना। सो क्या है, प्लान्ड फ्यूचर एक्शंस वो होते हैं जहां पर वो एक्शन ना होने की संभावना, पॉसिबिलिटी सॉरी, जो पॉसिबिलिटी होती है वो 1% होती है, मीन्स 99% चांसेस होते हैं कि हाँ वो एक्शन होगा ही होगा। तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, हम वहां पर प्लान फ्यूचर एक्शन में भी हम यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम यूज करेंगे। कमेंट्री की बात करें, आप सब मैच देखते होंगे, क्रिकेट देखते होंगे, या फिर कोई भी जो भी स्पोर्ट्स है वो आप देखते होंगे टीवी पर। जब भी हम टीवी पर देखते हैं तो कमेंट्री साइड बाय हो रही होती है। वो कमेंट्री कभी आप इंग्लिश में सुनिएगा तो आप ध्यान से सुनिएगा, वो कमेंट्री हमेशा ही सिंपल प्रेजेंट टेंस में दी जाती है, इसके अलावा कोई और टेंस वहां पर यूज नहीं होता है। तो ये सारे हमारे यूजेस थे सिंपल प्रेजेंट टेंस के, कि कहाँ कहाँ यूज होता है, कोई पूछे तो ये सारी जगह है जहां पर हमेशा ही सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है। ये जो है यही रूल करता है इन सारे एरियाज के अंदर, अगर हम बात करें इन फील्ड्स के अंदर। भले ही वो, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारा बात करें तो ये क्या है हमारा, ये फ्यूचर एक्शन है, मींस फ्यूचर टेंस यूज होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, सिंपल प्रेजेंट। सो बेसिकली हमें मतलब और जो टेंसेज हैं उनके ऊपर भी ये रूल आउट कर, ओवररूल कर जाता है जब ये सारे केसेस आते हैं तो, ठीक है। तो इन सारी जगहों पर हम क्या यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। सो यहाँ पर हम अपनी वीडियो को, क्लास को खत्म करते हैं, क्योंकि अगर हमने दूसरे टेंसेस भी स्टार्ट करना शुरू किया तो बहुत टाइम, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। सो अगर आपके कुछ सजेशंस हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।